Hello dear students, I myself Andy Joshi and I welcome you to my channel Joshi EG English। प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का टाइटल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जोड़ने के लिए तीन प्रकार से सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लॉज, विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज एंड विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब क्लॉज। तीन प्रकार से इन सेंटेंसों को जोड़ा जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। और आज उस तीन में से जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे उस टॉपिक का टाइटल है नाउन क्लॉज। अर्थात नाउन क्लॉज के द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, नाउन क्लॉज की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि हमको दो या दो से अधिक वाक्यों को इस प्रकार से जोड़ना है कि हिंदी में की शब्द का प्रोनाउंसिएशन होना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही साधारण सी बात है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ना है नाउन क्लॉज के अकॉर्डिंग, तो आपको उस दोनों वाक्यों को हिंदी में इस प्रकार से जोड़ना है कि हिंदी में की शब्द का प्रोनाउंसिएशन होना बहुत जरूरी है, की शब्द का उच्चारण होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं कुछ आपको वर्ड्स बताता हूं जिनको आपको ध्यान से सुनना है। यदि दो वाक्य केवल की से जुड़ रहे हैं तो दोनों वाक्यों को हम दैट से जोड़ेंगे। यदि दो वाक्य की कौन से जुड़ रहे हैं तो उनको हमको हु से जोड़ना है। यदि दो वाक्य की कब से जुड़ रहे हैं तो उनको हमको व्हेन से ऐड करना है। यदि दो वाक्य की कहां से जुड़ रहे हैं तो उनको हमको वेयर से जोड़ना है। यदि वो जुड़ रहे हैं कि क्यों तो हमको वाई से जोड़ना है। यदि वो जुड़ रहे हैं कि कैसे तो हाउ से जोड़ना है। और यदि वो जुड़ रहे हैं कि जो कुछ तो हमको उसको जोड़ना है किससे, उसको हमको जोड़ना होता है व्हाट से। तो ध्यान रखना है, यदि दो वाक्य केवल की से जुड़ते हैं तो हमको दैट लाना है। और यदि वो की कौन, यानी की कौन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, यदि दो वाक्य किसी व्यक्ति की मदद से जुड़ रहे हैं तो उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको हु वर्ड की हेल्प लेनी है। यदि दो वाक्य कारण से जुड़ रहे हैं तो उसके लिए हमको वाई वर्ड लाना है। यदि दो वाक्य टाइम क्लॉज को लेकर जुड़ रहे हैं तो हमको व्हेन से जोड़ना है। यदि दो वाक्य प्लेस को लेकर जुड़ रहे हैं तो उनको हमको वेयर से जोड़ना है। यदि दो वाक्य जो कुछ से जुड़ रहे हैं तो उनको हमको व्हाट से जोड़ना है। और यदि दो वाक्य किसी मैनर से जुड़ रहे हैं तो हमको उनको हाउ से जोड़ना है। फिर ध्यान देंगे, की के लिए दैट, की कौन के लिए हु, की कहां के लिए वेयर, की कब के लिए व्हेन, की कैसे के लिए हाउ, की जो कुछ के लिए आपको लाना है व्हाट, और की कैसे के लिए आपको जो वर्ड लाना है वो होता है हाउ। इस प्रकार हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। एक बात हमको और ध्यान रखना होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जब भी आप वाक्यों को जोड़ेंगे तो कोई एक दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस में कोई एक शब्द ऐसा होता है जो हमको हिंट देता है कि हमको उस वाक्य को किससे जोड़ना होता है। जो शब्द हमको हिंट देता है उस शब्द को हमको हटाना होता है और उसके स्थान पर एक नया शब्द लाना होता है। कहने का मतलब, जब दो सेंटेंसेस को हम जोड़ेंगे, जब दो वाक्यों को हम जोड़ेंगे तो कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जो हमको बताएगा कि दैट लाइए या हु लाइए या वेयर लाइए या व्हेन लाइए या वाई लाइए या व्हाट लाइए या हाउ लाइए। तो जो शब्द हमको हिंट करता है उस शब्द को हटाना होता है और उसके प्लेस पर हमको क्या करना होता है, उसके प्लेस पर हमको दैट या हु या वाई या हाउ या वेयर या व्हेन या फिर व्हाट की मदद लेनी होती है। नाउ लेट्स गो एंड सॉल्व दीज सेंटेंसेस वन बाय वन। सी, पहला सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। एवरीबडी नोस इट, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। तो देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। तो आप गौर करेंगे कि इसमें जो इट वर्ड है, ये इट वर्ड का मतलब क्या है, यह बात। और इट का मतलब है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो प्रत्येक व्यक्ति किस बात को जानता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को कौन सा वर्ड एज अ प्रोनाउन वर्ब यूज कर रहा है, वो है इट। तो हमको इट को हटाना है और हमको जोड़ देना है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो हो जाएगा दैट। देखते हैं आंसर होगा, एवरीबडी knows that
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो हमने इट को हटाया और हमने दैट से सेंटेंस को ऐड कर दिया। सेंटेंस नंबर सेकंड है, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, आई नो दिस फैक्ट। कालिदास एक महान कवि थे, मैं इस तथ्य को जानता हूं। तो हम किस प्रकार जोड़ेंगे, मैं इस तथ्य को जानता हूं कि कालिदास एक महान कवि थे। तो इस तथ्य का मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दिस का, द का, दिस का, दोस का एक ही मीनिंग होता है। तो मैं तथ्य को जानता हूं, दिस हट जाएगा, क्योंकि दिस फैक्ट का मतलब क्या है, दिस फैक्ट का मतलब है दिस फैक्ट का मतलब है कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, यानी हमको इस दिस वर्ड को हटाना है और हमको यहां पर इसको दैट से जोड़ देना है। तो इसका आंसर होगा, मैं जानता हूं कि, मैं तथ्य को जानता हूं कि कालिदास एक महान कवि थे। तो मैं तथ्य को, दिस हटा देना है लेकिन तथ्य को रखना है। मैं तथ्य को जानता हूं, मैं तथ्य को जानता हूं। तो दिस क्या कर रहा था, दिस बता रहा था कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। और द का मतलब, द का जब मतलब होता है, अब द फैक्ट का मतलब होता है तथ्य को। दिस फैक्ट का मतलब इस तथ्य को और द फैक्ट का मतलब तथ्य को। तो हम हिंदी में बोलेंगे, मैं तथ्य को जानता हूं कि कालिदास एक महान कवि थे। तो इसका आंसर होगा, आई नो द फैक्ट दैट, आई नो द फैक्ट दैट कालिदास was a great poet. I know the fact that कालिदास was a great poet. तो दिस फैक्ट ने बताया कि दिस फैक्ट का मतलब क्या है, कालिदास was a great poet। दिस को हमने कन्वर्ट किया दा में, तो हो गया प्रत्येक व्यक्ति तथ्य को जानता है। तथ्य क्या है कि कालिदास एक महान कवि थे, इसलिए हमने सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज सर्टेन। यहां पर ध्यान देना है, एक रूल है, यहां पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि दिस और इट में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन दिस और इट में बहुत बड़ा अंतर होता है। दिस एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और जबकि इट जो होता है एक डमी सब्जेक्ट होता है। तो इट का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन दिस का क्या होता है, एक अर्थ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर एक रूल है, इस रूल को हमको समझना है। यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में कोई एक वाक्य दिस या दैट से प्रारंभ हो रहा हो और वो जुड़ रहा हो दैट से, यदि कोई वाक्य दिस या दैट से प्रारंभ हो रहा हो और जुड़ रहा हो दैट से, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस दिस को इट में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात है। अगर दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में वाक्य दिस से प्रारंभ है और वो पहले वाक्य के रूप में प्रयोग हो रहा है और जुड़ रहा है दैट से, तो ऐसी स्थिति में हम उस दिस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उस दिस को हम कन्वर्ट कर देते हैं इट में। तो आंसर हो जाएगा, यह बात सत्य है, यह बात निश्चित है कि गुलाब एक सुंदर फूल होता है। यह बात निश्चित है कि गुलाब एक सुंदर फूल होता है। तो यहां पर जब हम इट लाएंगे, इट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, और जब इट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा तो सेंटेंस के लास्ट में ही वाक्य का अर्थ पूरा होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, It is certain that rose is a beautiful flower. It is certain that rose is a beautiful flower. ध्यान देने वाली बात है, रूल है, यदि दो वाक्यों में से एक वाक्य दिस या दैट से प्रारंभ हो रहा है और पहले वाक्य के रूप में कार्य कर रहा है, तो हम दिस और दैट को हटाकर उस वाक्य को हम क्या करते हैं, इट से प्रारंभ कर देते हैं। ये एक रूल है। आगे बढ़ते हैं। Someone has stolen my pen, I know him. किसी व्यक्ति ने मेरा पेन चुरा लिया है, मैं उसको जानता हूं। किसी व्यक्ति ने मेरा पेन चुरा लिया है, मैं उसको जानता हूं। तो देखिए यहां पर जो हिम वर्ड है ये यूज किया गया है संबंध के लिए, ये यूज किया गया है संबंध के लिए। तो किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, मैं उसको जानता हूं। तो मैं किसको जानता हूं, जिसने पेन चुराया है। तो समवन के लिए हिम आया, हिम के लिए समवन आया, और ये एक व्यक्ति है और व्यक्ति के लिए आएगा हु। व्यक्ति के लिए क्या आएगा, हु। तो यदि सेंटेंस में समवन या समबडी मिल जाए तो उस सेंटेंस को हम हु से जोड़ते हैं। तो आंसर होगा, मैं जानता हूं कि मेरा पेन किसने चुराया है। मैं जानता हूं कि मेरा पेन किसने चुराया है। आई नो हु हैज स्टोलन माई पेन। I know who has stolen my pen. मैं जानता हूं
कि किसने मेरा पेन चुराया है। तो की कौन है, की किसने, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है हु। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल हैज गॉन समवेयर द टीचर्स डू नॉट नो अबाउट इट। प्रिंसिपल कहीं गए हैं, टीचर्स को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो टीचर को किस बारे में जानकारी नहीं है, टीचर को ये नहीं मालूम है कि प्रिंसिपल कहाँ गए। तो मालूम है गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये पता नहीं है। तो यहां पर जो वर्ड है वो है समवेयर, जो कहीं ना कहीं क्या बताता है, समवेयर है। और इस समवेयर के लिए जो वर्ड यूज है वो क्या है, अबाउट इट, यानी अबाउट इट। अबाउट इट प्रोनाउन है समवेयर के लिए। और आपको मालूम है जब बात प्लेस की होती है तो वाक्य से जोड़ा जाता है वेयर से। जब वाक्य कहां से जुड़ता है उसके लिए जो इंग्लिश में जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो वर्ड होता है वेयर। तो हिंदी क्या होगी, अध्यापक नहीं जानते कि प्रिंसिपल कहाँ गए हैं। अध्यापक नहीं जानते कि प्रिंसिपल कहाँ गए। तो यानी समवेयर किसके लिए आता है, प्लेस के लिए। और प्लेस के लिए जो हमको वर्ड यूज करना है उस वर्ड को हम यूज करते हैं वेयर। तो आंसर होगा द टीचर्स डू नॉट नो वेयर द प्रिंसिपल हैज गॉन। द टीचर्स डू नॉट नो वेयर द प्रिंसिपल हैज गॉन। नेक्स्ट है, आवर पेरेंट्स से समथिंग टू अस, वी मस्ट लिसन टू देम। हमारे बड़े, हमारे माता पिता हमसे कुछ कहते हैं, हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए समथिंग यानी कुछ, समथिंग के लिए हमारे माता पिता हमसे कुछ कहते हैं, यानी कोई बात वो हमको अच्छी बताते हैं, हमें उनकी बात को सुनना है, ठीक है ना। समथिंग का मतलब, देम का मतलब क्या हो गया, उनकी बात को। देम का मतलब क्या हो गया, हमारे माता पिता के द्वारा की गई बात को। तो समथिंग के लिए देम आया, देम के लिए समथिंग आया। और समथिंग जब भी दो वाक्यों में आएगा उसके लिए हम जिस वर्ड को यूज करेंगे वो है व्हाट। व्हाट यानी कि जो कुछ। व्हाट मीन्स जो कुछ। समथिंग का मीनिंग होता है जो कुछ, और उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है व्हाट। तो हिंदी क्या होगी, हमें अवश्य सुनना चाहिए जो कुछ हमारे माता पिता हमसे कहते हैं। हमें अवश्य सुनना चाहिए जो कुछ हमारे माता पिता हमसे कहते हैं। और जो कुछ के लिए जो वर्ड है वो है व्हाट। तो आंसर होगा वी मस्ट लिसन टू व्हाट आवर पेरेंट्स से। वी मस्ट लिसन टू वॉट अवर पेरेंट्स से। हमारे माता पिता जो कुछ भी हमसे कहते हैं हमें उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, डू यू नो द रीजन। वो कल स्कूल नहीं आया था, क्या तुम्हें कारण मालूम है। तो क्या पूछा जा रहा है, रीजन। और रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। और कारण के लिए कौन सा वर्ड होता है, वाई। कारण के लिए कौन सा वर्ड होता है, वाई। तो हमें हिंदी में यानी कारण के लिए जब भी कारण आएगा तो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं वहां जो वर्ड होता है वो होता है वाई, जिसका मतलब होता है कि क्यों। जिसका मतलब होता है कि क्यों। तो हमारा आंसर होगा, क्या तुम्हें पता है कि वो कल स्कूल क्यों नहीं आया था। क्या तुम्हें पता है कि वो कल स्कूल क्यों। रीजन क्या है, ये पूरा सेंटेंस। तो आंसर हो जाएगा Do you know why? Do you know why? रीजन के लिए why. Do you know why he did not come to school yesterday? Do you know why he did not come to school yesterday? इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है, टाइम के लिए when लाना है, रीजन के लिए why लाना है, मैनर के लिए हाउ लाना है। इस प्रकार से हमें सेंटेंसेस को जोड़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडिया हैज वन द मैच, द न्यूज इज ट्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर स्टूडेंट्स में थोड़ा गलती कर देते हैं, ध्यान देना। भारत मैच जीत गया है, समाचार सच है। तो समाचार सच है कि भारत मैच जीत गया है, इस प्रकार से नहीं, हमको बोलना है भारत मैच जीत गया है, समाचार सत्य है। तो उसको हम क्या जोड़ना है, समाचार कि भारत मैच जीत गया है सत्य है। समाचार क्या सत्य है, समाचार ये सत्य है कि भारत मैच जीत गया है। तो इसका आंसर होगा द न्यूज। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कहता है कि जब तक लास्ट वर्ड ना आ जाए सेंटेंस का तब तक सेंटेंस का मीनिंग उससे पहले पूरा नहीं होना चाहिए। तो समाचार सत्य है, लेकिन समाचार क्या है, पहले हमको वो लिखना है फिर सत्य लिखना है। तो द न्यूज क्या है, न्यूज दैट, द न्यूज दैट
इंडिया हैज won the match is true. The news that India has won the match is true. The news that हमको ये रखना है, the news is true नहीं, उससे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। हमको पहले इस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ना होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग कि जब तक लास्ट वर्ड ना लिख दिया जाए तब तक सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होना चाहिए। तो समाचार कि भारत मैच जीत गया है सच है। समाचार कि भारत मैच जीत गया है सच है। इस प्रकार से हमको इस सेंटेंस को करना होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक जनरल सा रूल है जो कि कॉम्प्लेक्स में भी अप्लाई होता है। यदि दो सेंटेंसों में से एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और वो जुड़ते हुए सेंटेंस के रूप में काम कर रहा है, अर्थात सेंटेंस नंबर सेकंड के रूप में यूज हो रहा है, तो हम वो सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो या तो सहायक क्रिया से शुरू होगा या फिर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो हमको सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम मन में याद रखना है। यदि दो वाक्यों में से एक वाक्य इंटेरोगेटिव हो और वो सेकंड सेंटेंस के रूप में यूज हो रहा हो, तो यदि वो सहायक क्रिया से शुरू है तो उससे हम इफ से जोड़ेंगे, और यदि वो क्वेश्चन वर्ड से जुड़ू है तो उससे हम क्वेश्चन वर्ड से जोड़ेंगे। अर्थात यदि वो सहायक क्रिया से शुरू है तो उसका कंजंक्शन होगा इफ, और यदि वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो उसका कंजंक्शन होगा क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद हम बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिख देते हैं। देखते हैं, विल यू हेल्प मी प्लीज टेल, क्या आप मेरी मदद करोगे, कृपया मुझे बताओ। हम बोलेंगे कृपया मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो इस सेंटेंस नंबर सेकंड के रूप में यूज हो रहा है। तो इसका आंसर होगा कृपया बताइए। अब देखिए सहायक क्रिया तो शुरू है, विल से स्टार्ट है, तो इसका कंजंक्शन होगा इफ। इसके बाद हमको इस सेंटेंस को असर्टिव बना देना है। तो विल यू हेल्प मी का असर्टिव होगा यू विल हेल्प मी। तो प्लीज टेल मी इफ यू विल हेल्प मी। प्लीज टेल मी इफ यू विल हेल्प मी। और यही सेंटेंस अगर ऐसा होता व्हेन विल यू हेल्प मी प्लीज टेल मी, तो हो जाता प्लीज टेल मी व्हेन यू विल हेल्प मी, व्हेन यू विल हेल्प। अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है, यदि पहला सेंटेंस किसी कंडीशन में पास्ट हो जाए तो हमको दूसरे सेंटेंस को भी पास करना पड़ेगा। अर्थात बिल का वुड करना पड़ेगा, सेल का शुड करना पड़ेगा, इज एम आर का वॉस वर करना पड़ेगा, हैज हैव का हैड करना पड़ेगा। इस बात को हमको याद रखना है। लास्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। एक रूल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में नाउन क्लॉज के अकॉर्डिंग, यदि दो सेंटेंसों में से एक सेंटेंस में मे बी वर्ड मिल जाए, दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस में अगर मे बी वर्ड मिल जाए तो हमको क्या करना होता है, दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़कर मे बी के प्लेस पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं। याद रखने वाली बात है, यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में मे बी वर्ड मिल जाता है तो दोनों वाक्यों को इफ से जोड़ते हैं और मे बी के प्लेस पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम या आर का यूज कर देते हैं। तो जैसा हम यहां पर देख रहे हैं, ही मे बी या थीफ, वो एक चोर हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। वो एक चोर हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। उसका आंसर होगा मैं कह नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता। इफ या वेदर कुछ भी ला सकते हैं, इफ या वेदर कुछ भी ला सकते हैं। आई कैन नॉट से इफ, अब यहां पर ही के संग आएगा इज, इफ ही इज अ थीफ। आई कैन नॉट से इफ ही इज अ थीफ, मैं कह नहीं सकता कि क्या वो एक चोर है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नाउन क्लॉज। फिर भी एक बार मैं आपको समरी के रूप बताना चाहता हूं, जब भी हम नाउन क्लॉज के अंतर्गत सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमको सेंटेंस को हिंदी में जोड़ना है, और हिंदी में जोड़ने के लिए उसमें की शब्द का आना बहुत जरूरी है। केवल की आएगा, दैट लाइए। कि कौन आएगा, हु लाइए। कि कब आएगा, वह लाइए। कि कैसे आएगा, हाउ लाइए। कि कहां आएगा, वह लाइए। कि जो कुछ आएगा, व्हाट लाइए। कि कैसे आएगा, हाउ लाइए। ओके। दूसरा रूल, यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में वाक्य जो है वो दिस और दैट से प्रारंभ है और पहले वाक्य के रूप में कार्य कर रहा है, तो हमको उस पर दिस या दैट के प्लेस पर इट का यूज करना होता है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि दो वाक्यों में से कोई एक वाक्य क्या होता है, एक वाक्य इंटेरोगेटिव होता है और वो जुड़ने वाले वाक्य के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको दोनों वाक्यों को इफ या क्वेश्चन वर्ड से जोड़ने के बाद शेष बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिख देते हैं। और लास्ट रूल ये कहता है, यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में
दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में मे बी शब्द पाया जाए तो दोनों वाक्यों को इफ से जोड़ते हैं और मे बी के प्लेस पर इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं।